अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ तो अभी रात है संडे की, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में मशरक़ वस्ती में अब 27 अप्रैल 2026 और सोमवार के दिन की सुबह हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में अमेरिका में एक ऐसा वाक़या हुआ, अमेरिका के जिसकी बाज़गश्त जो है वो पूरी दुनिया में सुनी गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनके पॉलिटिकल कैरियर का तीसरा कातलाना हमला हुआ। ज़ाहिर है कि ऐसी डेवलपमेंट थी जिसे ना सिर्फ अमेरिका में अब तक गुज़िश्ता 24 घंटे में लाखों दफ़ा डिस्कस किया गया है, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इसके ऊपर स्पेकुलेशंस हो रही हैं, इसका एनालिसिस हो रहा है, इसे रिपोर्ट किया गया, इसके ऊपर बहस हुई और हर तरह के इसके हवाले से अंदाजे जो हैं वो लगाए गए। मैं इसके हवाले से कोई कमेंट नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि मैं एक और इंटरव्यू डिस्कशन में फंसा हुआ था। वो एक मुश्किल किस्म की डिस्कशन थी जिसे मुझे बहुत एहतियात से देखना था। उसे रिलीज़ करने से पहले उसे मैंने अपने इंग्लिश चैनल आइकॉनोक्लास्ट मोहित पीरज़ादा में मैंने उसे शेयर भी किया और मैं भी कुछ तफसीलात उसकी मज़ीद आपसे शेयर करता हूँ। उसमें एडिटिंग थी खासी मुश्किल किस्म की, जिस वजह से मैं इस प्रेसिडेंट का जो कातलाना हमला था डोनाल्ड ट्रंप का, उसको मैं डिस्कस नहीं कर सका। लेकिन फ़ायदा यह है 24 घंटे के बाद इसको देखने का कि अब तक इसके बारे में जितने तासुरात हैं, जितनी बहस है, इसका जो एनालिसिस है, जो स्पेकुलेशंस हैं, वो सारी की सारी हमारे सामने और बड़ी इन्फॉर्म्ड हम इसके हवाले से एक डिस्कशन भी कर सकते हैं और एक डिस्कोर्स आपके सामने रखा जा सकता है। उस डिस्कोर्स के बुनियादी तौर पे 2 या 3 पहलू हैं। एक पहलू तो वो है कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, अब तक जो रिपोर्ट हुए हैं गवर्नमेंट की साइड से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की साइड से, सीक्रेट सर्विस की तरफ से, एफबीआई की तरफ से, उसे कैसे रिपोर्ट किया गया है। जो इसमें जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है ये गोलियां चलाने का, ये प्रेसिडेंट को मारने का प्लान बनाने का, उसे मंडे की मॉर्निंग में एक अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उसे इंडाइट किया जाएगा। उसके ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर कातलाना हमला करने का इल्ज़ाम नहीं है। उसके ऊपर यह है कि उसने एक पब्लिक प्लेस पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर उसने फायरिंग की। उसके पास पोजेशन थी वेपन्स की, एक ऐसी जगह पे जब उसके पास वेपन पोजेशन नहीं होनी चाहिए थी। वो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जगह के अंदर जाके घुस गया। ये बहुत ही तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर कातलाना हमला करने का इल्ज़ाम उस पर नहीं है। ये मुमकिन है, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कह रही हैं, ये मुमकिन है कि बाद में ये चार्ज भी उसके ऊपर लगाए जा सके और भी बहुत से चार्जेस उस पर लगाए जा सकें। अब जो स्पेकुलेशंस हैं, अब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्स, उसमें 3 उसके पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि सदर जब भी गैर मकबूल हो जाते हैं तो उनके ऊपर इस किस्म का एक हमला हो जाता है और इस वक्त इसका ईरान की जंग से ताल्लुक़ है। और चूँकि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत कम हो चुकी हैं, आगे मिड टर्म इलेक्शंस हैं जिसमें ना सिर्फ इस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि कांग्रेस का निचला हिस्सा होता है, जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के बराबर है, बल्कि अमेरिका की सेनेट भी इस वक्त इस मसले में क्वेश्चन में है कि कहीं वहाँ भी रिपब्लिकन्स अपनी मेजॉरिटी को खो ना दें। सेनेट पाकिस्तान की अपर चैम्बर सेनेट के बराबर होती है, जिसको बरतानिया में जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो कहा जाता है। तो एक तो ये स्पेकुलेशन है कि इस वजह से ये कातलाना हमला करवाया गया है। दूसरी स्पेकुलेशन ये है कि ये सदर को डराने के लिए, जिनके बारे में पहले भी है कि वो उनको इसराइली और ज़ायनिस्ट डराते रहते हैं, और मैंने एक दफ़ा पहले भी मैक्स ब्लूमेंथल मेरा ख्याल है अमेरिकन जर्नलिस्ट है जिनकी किताब भी है, जिनकी बहुत सी रिसर्च है, जब एक और अमेरिकन जर्नलिस्ट क्रिस हेजेस के साथ आए थे तो मैंने वो आपको बताया था कि वो ये कहते हैं, उनकी रिसर्च ये है कि सदर अंदर से डरे हुए भी बहुत ज़्यादा है कि कहीं कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए, उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये उस किस्म का एक ट्रेलर है। फिर इसके बारे में तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका पहलू ये है कि लोगों ने जो स्पेकुलेशंस की हैं उसके अंदर ये पता चलता है कि लोग जो हैं, यानी फर्स्ट लोग कह रहे हैं कि क्या वजह है कि 3 दफ़ा हमला हो गया लेकिन अभी तक सदर जो है उनको कुछ हुआ नहीं है सीरियस तरीके से। तो लोग इस किस्म की स्पेकुलेशन क्यों करते हैं, सोशल मीडिया का इसके हवाले से क्या इम्पैक्ट है। अब मैं बहुत सी स्क्रीन शेयरिंग करूँगा, स्क्रीन शेयरिंग करके मैं बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ रखूँगा और साथ साथ मैं उसके ऊपर कॉमेंट भी करता चला जाऊँगा जो खासे इंटरेस्टिंग किस्म के कॉमेंट्स हैं। सबसे पहले मेरा अपना एक दुखड़ा है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। ये चैनल है आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा इंग्लिश का, जिसको मैंने बहुत ही तमतराक से, बहुत मेहनत से बनाया और उसके बारे में कई दफ़ा मैंने दुहाई दी और रिक्वेस्ट की है कि मैं इसके ऊपर इंग्लिश की ऐसी डिस्कशंस लाना चाहता हूँ जो उर्दू में नहीं हो सकती हैं। लेकिन वो रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की। बहरहाल गुज़िश्ता 24 घंटे मैंने इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर काम करते हुए लगाए, जिसमें एक पैलेस्टीनियन इंटेलेक्चुअल्स हैं जो पैलेस्टीनियन भी हैं, सीरियन भी हैं, कैनेडियन भी हैं, लेथ मारूफ, जो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। जब क्रिस हेजेस के वो डिस्कशन में गए तो उनको तकरीबन 3 लाख लोगों ने एक दिन में देखा। हमारी बदकिस्मती है कि लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हैं। वो और किस्म के साइड इशूज़ पे तो बात करने को बहुत तैयार हैं, लेकिन चूँकि लेथ मारूफ के नाम से वाकिफ़ नहीं है, उनकी शक्ल से वाकिफ़ नहीं है। इसे अब तक तकरीबन, अगर अंदर डैशबोर्ड से आप देखें तो तकरीबन 12-13 हज़ार लोगों ने इसे देखा है तकरीबन 8 घंटे के अंदर। ये मैं एक ऐसी चीज़ है जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही
प्रोडक्टिव, बड़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन है। इसे जिन लोगों ने देखा है उसमें से 99.99% लोगों ने इस डिस्कशन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। इसे देख लें, अपने पास लिखें, इसको जैसे ही आपको मौका मिलता है इसे देखें। ये अभी मेरी जो वीलॉग है इसके बाद इसको देखें, जिसमें आपको उन्वान इसका है लेथ मारूफ एंड मोहित पीरज़ादा, ट्रम्प्स वॉर ऑन ईरान में चेंज अरब GCC वर्ल्ड। आपको इस चैनल को ढूंढना पड़ेगा, आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा। मैंने वैसे इसको ट्वीट भी किया है, ये मैंने इसको शेयर भी किया अपने कम्युनिटी पेजेस के ऊपर। इसका जो बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है इस डिस्कशन का कि इसमें हालांकि ये डिस्कशन शुरू की गई थी ईरान की जंग के तनाज़र में और हिज़्बुल्लाह ने किस तरह से बहुत ही इफेक्टिवली इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF को उन्होंने बड़ा चैलेंज प्रेजेंट किया, जिसमें हिज़्बुल्लाह का कम अज़ कम क्लेम यह है कि उन्होंने 200 इसराइली मरकोवा टैंक्स जो हैं उनको उन्होंने निशाना बनाया। मैं चाहता ये था कि चूँकि लेथ मारूफ की इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, वो इस वक्त लेबनान के अंदर मौजूद हैं, उनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, वो सदर्न लेबनान में भी गए हैं फ्रंट लाइन्स में देखने के लिए। मुझे डिस्क्राइब करें कि आखिर हिज़्बुल्लाह इस किस्म की मौज़े कैसे कर लेती है, इसमें कोई हकीकत भी है या सिर्फ ये एक एग्जैजरेशन है, बिकॉज इसराइली इसको मुसलसल डिनाई करते हैं। लेकिन डिस्कशन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से निकल के, चूँकि वो हैं फ़लस्तीनी ओरिजिन के, डिस्कशन फ़लस्तीन की तरफ चली गई, 7 अक्टूबर की तरफ चली गई, जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल किस्म की डिस्कशन थी। आप में से जो लोग अमेरिका में हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्यों मुश्किल डिस्कशन थी और क्यों मुझे इसको इतना बैठ के एडिट करना पड़ा, 2 दफ़ा इस प्रोग्राम को देखना पड़ा। बहरहाल इस डिस्कशन का जो बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, जो इसके आधे, ये तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा की डिस्कशन है, जो इसकी आधी ड्यूरेशन के बाद शुरू होता है, वो ये है कि ये जो GCC कंट्रीज़ हैं, इन्हें पैलेस्टीनियन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो एक मसनूई आर्जी अरब, ये जो जिसमें यानी सऊदी अरब तो एसेंशली उसमें नहीं आता, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, बहरीन, कतर को ये आर्टिफिशियल स्टेट्स के तौर पे देखते हैं, जिनके बारे में इनका कहना यह है कि इन्हें क्रिएट किया गया ताकि जो ऑयल के रिसोर्सेज हैं उन्हें मेजर पॉपुलेशन सेंटर से दूर रखा जाए और एक आर्टिफिशियल एलीट जो है वो पैदा की गई। और ईरान की इस जंग के नतीजे में इस आर्टिफिशियल एलीट के जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इसे आप ज़रूर देखें। मैं दोबारा भी आपको इसके बारे में याद कराता रहूँगा। अभी आए प्रेसिडेंट के ऊपर ये न्यूयॉर्क टाइम्स का अब तक का एनालिसिस है, 2 घंटे पहले ये अपडेट हुआ है, इसमें सारे दिन की डेवलपमेंट्स हैं। इसका उन्वान ये है कि सस्पेक्ट इज सेड टू हैव रिटन ऑफ anger at Trump officials before charging the gala. The armed man who breached security in a dinner attended by President Trump did not mention him by name, according to a note the law enforcement officials attributed to the suspect. ये वैसे अजीबो-गरीब किस्म का मौज़ा है कि इतनी जल्दी में जो सिक्योरिटी एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें 1000 वर्ड का एक नोट भी मिल गया है। गालिबन उसके जो उसका कैलिफोर्निया का अपार्टमेंट था, LA से ये साहब ट्रेन में ट्रैवल करके आए, पहले LA से ट्रेन इन्होंने ली, वाशिंगटन पहुँचे, शिकागो पहुँचे, शिकागो से इन्होंने एक और ट्रेन ली और ये वो ट्रेन लेकर जो है वो पहुँचे, इसे कहते हैं वाशिंगटन DC। तो बहरहाल इनका 1000 वर्ड का एक नोट भी मिला है। ये वो एक्चुअल सीन है, अगर मैं इसके साथ प्ले करूँ, पता नहीं ये सामने आपके, ये वो सीन है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में भी बहुत खप पड़ी है कि ये जो नोट क्या दिखा रहा था ये बंदा। बहरहाल ये मेलानिया के चेहरे का एक्सप्रेशन है, ये आप इसे देख सकते हैं कि कैसे डक किया और फिर ये सब लोग जो हैं वो यहाँ से, और ये सारे इसके सीन्स हैं। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाता, ये सारे सीन्स आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं। असल चीज़ की तरफ आएँ जो हमारा इस वक्त गोल है। The roughly 1,000 word note shared by officials does not mention Mr. Trump by name, but it indicates that the suspect, who was detained after a shooting involving federal agents on Saturday night, bore deep anger at the administration and the president himself. ये वैसे नहीं पता चला कि जब उस नोट के अंदर प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप शायद नाम से मेंशन नहीं किए गए, प्रेसिडेंट का मेंशन किया, प्रेसिडेंट से मेंशन किए, लेकिन अपेरेंटली ये जो शख्स है इसको जिसकी मैं भी आपको आइडेंटिफिकेशन भी देता हूँ, सस्पेक्ट का नाम है कोल टॉमस एलन। कोल टॉमस एलन 31 बरस का। इसे डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया, उनकी हुकूमत जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जो हमें बताया है अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने। Suspect identified by law enforcement officials speaking on condition of anonymity as Cole Thomas Allen, 31, of Torrance, California, was taken into custody after the police said he ran through a security checkpoint inside the Washington Hilton on Saturday night. In his writing, the suspect expressed surprise that he was able to check into the hotel with a shotgun, a handgun and a knife. अब ये बड़ी मज़े की सूरत हाल है कि वो जो उसने खुद ही अच्छा, ये इसका मतलब है कि राइटिंग इसको इनकी होटल से ही मिली है, बिकॉज ये होटल में 2 दिन पहले चेक इन किया है और कोल टॉमस एलन ने अपनी राइटिंग में खुद ये लिखा है कि क्या चौतक्कड़ किस्म का इनका सिस्टम है अमेरिका की इंटेलिजेंस का, है जो कोई भी सिक्योरिटी, कि मैं यहाँ पर गन्स लेके दाखिल हो गया हूँ इस होटल के अंदर। यानी अपनी डायरी भी लिख रहा है इस हवाले से और किसी ने मुझे रोका नहीं है।
अब ये चीज़ जिसके बारे में वो खुद हैरान है, इसके बारे में बाकी सारा अमेरिका भी हैरान है, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी अमेरिकन जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे बेतहाशा मैसेजेस भेजे हैं कि हम भी ऐसी जगहों पे होटलों में ठहरे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ठहरे हैं, पूरा पूरा होटल खाली करा लिया रहता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, हर आदमी की फिजिकल चेकिंग होती है। तो ये कैसे हुआ कि ये होटल की लॉबी में गन्स वगैरह के साथ जो है वो दाखिल हो गया? अब ये पता नहीं कैसे हुआ, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाद में हमारे सामने आएगी। ज़ाहिर है ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से बेतहाशा शकूक जो है वो पाए जाते हैं। मिस्टर टॉड ब्लांच एक्टिंग अटॉर्नी जनरल है और मेरा ख्याल है ये कंफर्म भी हो जाएंगे बिकॉज कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती वकील रह चुके हैं। तो मिस्टर टॉड ब्लांच सेड द मैन हैड परचेज द 2 firearms ही वॉज कैरिंग विद इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अब पिछले कई सालों से तो तैयारी नहीं कर रहा होगा, इसने लिए हुए होंगे, असला खरीदा होगा, और अमेरिका में असला बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। एंड हैड चेक्ड इन टू द वॉशिंगटन हिल्टन डे और 2 बिफोर द डिनर। ये ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया और 2 दिन पहले इसने इस होटल में चेक किया। अच्छा, अब इसमें 2-3 पॉइंट्स में और आपको बताऊं, फिर मैं इसकी बहुत इंटरेस्टिंग पहलू की तरफ जाता हूं। सस्पेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेटर्स हैव डिटरमिन दैट द सस्पेक्ट जिस पे शक किया जा रहा है, ये वैसे आप देख लें कि अमेरिका की मीडिया की है कि अभी तक उन्होंने उसको कातिल बनाया नहीं है, मतलब वो भी उसको सस्पेक्ट ही कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स हैव डिटरमिन्ड that the suspect took a train to Chicago from Los Angeles and then to Washington from Chicago। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चार्जेस में है कि ऑफिशियल सेड दैट द सस्पेक्ट विल बी चार्ज विद यूजिंग अ फायर आर्म ड्यूरिंग अ क्राइम ऑफ वायलेंस एंड असॉल्ट ऑन अ फेडरल ऑफिसर यूजिंग अ डेंजरस वेपन विद मोर चार्जेस पॉसिबल। इसमें वही है कि जीनीन पिरो ये कहती हैं कि इसके ऊपर फायर आर्म पोजेस करने का, फायर आर्म को इस्तेमाल करने का चार्ज है, प्रेसिडेंट पे हमला करने का इस पर चार्ज नहीं। अब इसको ज़हन में रखें, ये कभी भी प्रेसिडेंट के करीब नहीं था। खबर बहुत बड़ी बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बहुत प्राउडली बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो आदमी इम्पैक्ट होता है जिस प्रेसिडेंट का, उसी के ऊपर हमले किए जाते हैं, और ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगी है। उन्होंने दरमियान में ये भी कह दिया है कि मेरा जो बॉल रूम बन रहा है व्हाइट हाउस में, जिसको एक जज ने कहा है कि नहीं बनाना चाहिए और ये सिक्योरिटी कंसिडरेशन के ऊपर इतना खर्चा जायज़ नहीं है, व्हाइट हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी इस किस्म का बॉल रूम नहीं है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी इस किस्म की चीज़ें हो सकें, जिसकी वजह से हिल्टन में ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो है ये डिनर हो रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि मेरे ऊपर ही हमला था, लेकिन ये शख्स एक लॉबी में था, ये क्या करना चाह रहा था, ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए आया था, इसके बारे में कोई क्लैरिटी स्टेज पे नहीं है, ना ही इसके मोटिव्स जो हैं वो क्लियर हो सकें, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अब मैं एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रूमर्स एंड स्पेकुलेशन यानी अफवाहें और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है स्वर्ल ऑनलाइन आफ्टर शूटिंग एट वाशिंगटन डिनर। इन्फ्लुएंसर्स यानी सोशल मीडिया के और सारे लोग जम्प्ड टू फिल द इन्फॉर्मेशन वॉइड था, लोगों को पता नहीं था असल हकीकत क्या है, विद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट द अटैक एट द व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर ऑन सैटरडे। अब ये एक बड़ा खूबसूरत एनालिसिस है जो ये कहता है कि जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी भी चीज़ के बारे में क्रेडिबल, तो फिर लोग अपनी स्पेकुलेशन के ज़रिए या कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ के ज़रिए चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसा नैरेटिव बन जाता है जिसका हकीकत से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। इसको जहन में रखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस ये कहता है कि लोगों की स्पेकुलेशंस के नतीजे में एक ऐसा नैरेटिव बनता है जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं होता। बिकॉज मैं भी आपको कुछ और भी दिखाऊंगा जो ये कहता है कि दर हकीकत लोगों की जो थिंकिंग होती है उसका हकीकत से ज़्यादा ताल्लुक होता है और जो कुछ सरकार कहती है उसका कम होता है। बहरहाल, in a now common phenomena after such incidents, prominent influencers fill the information vacuum with speculation in a bid for attention and followers। So लोगों को followers चाहिए, attention चाहिए। अब इसमें है कि सम यूज, अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या स्पेकुलेशंस यहाँ पे हुई हैं, और ये हुई हैं एक्स के ऊपर यानी ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। सम यूजर्स, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, सम यूजर्स क्लेम दैट द अटैक वाज स्टेज्ड, suggesting without evidence that it was part of an apparent plot by Mr. Trump or others to distract from bad polling numbers or the war with Iran। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया कि ये सारा का सारा स्टेज है जो डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे स्टेज किया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इंतहाई गैर मकबूल हैं, ईरान की जंग से भी तवज्जो हटाने के लिए ये सब चीज़ की गई है। अगला इसका पहलू देखें, इसका अगला एस्पेक्ट देखें। द टर्म स्टेज्ड सर्ज टू मोर देन 300,000 टाइम्स पोस्ट ऑन एक्स by midday Sunday, according to data by TweetBinder, a social media analytics company है TweetBinder जिसने ये analysis किया है statistical, which is owned by another company called Audience, Audience, और उसमें यह है कि जो लफ्ज़ staged है वो अब तो खैर शाम हो गई है संडे की, उस वक्त तक दोपहर तक संडे के 3 लाख दफ़ा ये टर्म जो है ना स्टेज, इसे ट्विटर पे यूज़ किया गया। नीचे ये स्टेज के हवाले से एक बहुत खूबसूरत ग्राफ है, आप में से जो लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मोर देन 300,000 पोस्ट अपीयर ऑन एक्स यूजिंग द कीवर्ड स्टेज, part of a surge of conspiracy theories claiming that the attacks on President Trump were not genuine।
इसके पीछे आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ स्टेज का इस्तेमाल जो है वो इन्होंने इसको 5 अप्रैल से या 1 अप्रैल से किया है, और इसका बहुत कम इस्तेमाल है, कुछ हज़ार दफ़ा ये पूरे ट्विटर पे यूज़ हुआ है, 5 अप्रैल, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल को। लेकिन 26 अप्रैल को ये अब तक 3,60,000 दफ़ा आप कह सकते हैं, 3,59,042 दफ़ा ये लफ्ज़ स्टेज जो है इस्तेमाल हो चुका है। फिर नीचे बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, अदर यूजर्स वर क्विक टू असाइन ब्लेम, tying the shooter to Israeli causes without proof and using imagery that was apparently manipulated with AI tools to support their claims। बाकी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस शक का इजहार किया है कि ये इसराइल ने और ज़ायनिस्ट लॉबी ने करवाया है प्रेसिडेंट ट्रंप के होश उड़ाने के लिए और उनको डराने के लिए, और उनको पहले भी डरा के प्रेसिडेंट को रखा हुआ है अपने काम करवाने के लिए, और ये ईरान की जंग के चक्कर में चूँकि प्रेसिडेंट सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए प्रेसिडेंट के होश उड़ाने के लिए ये हमला किया गया, ऐसे वक्त में कि प्रेसिडेंट अपनी महबूब और अपनी प्यारी बीवी मेलानिया के साथ यहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा, वहाँ से निकलते हुए प्रेसिडेंट ने भी कमाल कर दिया, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो आदत ही हो चुकी है कि मुझ पर कातलाना हमले होते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा तशवीशनाक इसलिए है कि इस दफ़ा मेलानिया को आदत नहीं है इस किस्म की स्ट्रेस बर्दाश्त करने की, तो मेलानिया भी मेरे साथ थी। बहरहाल इसमें सारी दुनिया शामिल हो गई। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एनालिसिस, RT, अ रशियन स्टेट न्यूज़ चैनल, एम्पलीफाइड सम ऑफ दोज क्लेम्स एंड एक्ट्स, और उसमें रूसी भी शामिल हो गए और RT ने भी इस पर बहुत सा किया। अच्छा, अब इसमें एक एनालिटिकल, इसमें एक प्रोफेसर है क्लिफ लैम्प, वो इसका एक एनालिसिस ऑफर कर रहे हैं। पीपल आर रीशेपिंग रियलिटी बेस्ड ऑन व्हाट दे वांट टू बी ट्रू। लोग हकीकत को शेप करते हैं अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से, जो वो चाहते हैं जिसमें वो बिलीव करें उसे वो शेप कर देते हैं, यानी वो रियलिटी पैदा कर देते हैं ट्विटर की मदद से या फेसबुक की मदद से। सेड प्रोफेसर क्लिफ लैम्प, अ प्रोफेसर एंड एसोसिएट डीन फॉर एकेडमिक अफेयर्स एट द स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। ये प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन के, यानी इंफॉर्मेशन का भी पूरा स्कूल है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। दे आर नॉट लुकिंग फॉर गुड इंफॉर्मेशन, दे आर लुकिंग फॉर कॉन्फर्मेटरी इंफॉर्मेशन एंड विल ऑफन गो वेरी डीप डाउन अ रैबिट होल ऑफ साइड बाय साइड पिक्चर्स। अच्छा, वो बेसिकली कह रहे हैं कि लोग असल में जो है ना वो असल इन्फॉर्मेशन को नहीं ढूंढ रहे होते, और ये हम अब ये खैर पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन अमरीकियों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए सही है कि लोग उसी चीज़ में बिलीव करना चाहते हैं जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन अब क्रिएट कर लेते हैं जो उनका अपना ख्याल होता है, और वो इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे, वो इनफैक्ट एक कॉन्फर्मेटरी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं कि भाई ये वाला वीलॉग बहुत अच्छा है इसलिए कि ये वो कह रहा है जो हम इसे कहते हैं सुनना चाहते हैं, हम जिसमें बिलीव करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में भी सूरत हाल देख लें कि जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो एक ख़ास किस्म के नैरेटिव में बिलीव करते हैं, और जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो एक डिफरेंट किस्म के नैरेटिव के अंदर बिलीव करते हैं। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड मोर। अच्छा, अब उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि ये खाली लोगों पे आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि प्रेसिडेंट भी किसी से पीछे नहीं है। एट द सेम टाइम वो भी इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अपने हवाले से आगे बढ़ाते रहते हैं। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड मोर एक्टिवली ऑनलाइन देन प्रीवियस लीडर्स, marshalling his supporters to post about events as he does and fanning the flames of conspiratorial theory। यानी प्रेसिडेंट जो है वो हर वक्त साजिशी जहन के और साजिशी जो जहन होता है उसको सपोर्ट करते हैं और डिफरेंट किस्म की थेरी सोशल मीडिया पे वो प्रोपेगेट करते हैं और अपने सपोर्टर्स को वो इनकरेज करते हैं कि वो उन तमाम चीज़ों में जिसकी कोई हकीकत नहीं पता होती उसमें वो बिलीव कर लें। अभी चंद दिन पहले आपको याद है कि उन्होंने ये शोशा भी छोड़ दिया था कि JD वैंस जो हैं वो निकल चुके हैं अलॉन्ग विद स्टीव विटकॉफ, और वो पहुँच रहे हैं पर बाद में पता चला वो कभी निकले नहीं आफ्टर दी। और ये भी जो उन्होंने भी कहा है कि हमारी टीम ईरान के साथ जा रही है। मैंने आपको 2 व्लॉग्स में समझाया था कि ईरान ने कभी भी इसे वेलकम नहीं किया, उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि हम स्टीव विटकॉफ के साथ, जैरेड कुशनर के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट ने खुद से अस्यूम कर लिया और फिर लोगों को भी यकीन दिला दिया, और पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो उसी चक्कर में था। बहुत से लोगों ने मेरे इंटरव्यू भी किए हैं इवन इंडिया से इस चीज़ में कि जी अभी वो मीटिंग होगी फिर उसमें क्या निकलेगा। आफ्टर द अटैक ऑन सैटरडे मिस्टर ट्रंप सेड दैट द ऑडियल शुड सपोर्ट हिज एफर्ट टू बिल्ड अ गिल्डेड बॉलरूम ऑन वाइट हाउस ग्राउंड्स। अब अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कहा कि सदर ने कहा कि इस अटैक के बाद ये साबित हो गया है कि सदर की ज़िंदगी को कितना ख़तरा है, और ऐसी इवेंट्स और तकरीब जो है वो वाइट हाउस के अंदर होनी चाहिए ताकि हमें होटल हिल्टन या किसी और जगह जाना ही ना पड़े और हमारा अपना एक सिक्योर अरेंजमेंट हो। यहाँ पर बेसिकली दुखड़ा ये है कि जो बॉल रूम वो बनाना चाहते हैं उसके खर्चे में अदालतें मुसलसल के कह रही हैं कि इस किस्म का खर्चा ज़रूरी नहीं है, और अक्सर ईरान की जंग के दरमियान बात करते करते भी सदर अपने बॉल रूम की जो आराइश है उसकी बात करना शुरू कर देते हैं कि मैंने इसके लिए ये पसंद किया है और मेलानिया इसमें इस किस्म के पर्दे लगाना चाहती हैं और इसकी दीवारों पे इस किस्म का पेंट होगा। Scores of right-wing influencers picked up the message, sharing posts that said that Mr. Trump's planned ballroom was an urgently needed addition to the White House security measures.
अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि चूंकि सदर खुद अपने साजिशी जहन से इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, यहाँ पर भी जैसे ही सदर ने यह कहा है कि बॉल रूम होता तो शायद ये हमला ना होता, तो उसके बाद हज़ारों जो उनके राइट विंग सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। बेसिकली अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है कि सिक्योरिटी मेजर्स में इस किस्म के बॉल रूम की शदीद किस्म की ज़रूरत है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से स्पेकुलेशन के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत ज़्यादा रगड़ दिया है कि लोग जो हैं वो और सारे उसमें प्रोफेसर्स भी शामिल हो गए। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं आपको चीज़ ये दिखा रहा हूँ कि एक बहुत प्रोमिनेंट अमेरिकन किताब है जो एक अमेरिकन प्रोफेसर ने और अमेरिकन एकेडमिक ने लिखी है, जिनका नाम है जेम्स सोरोविकी। ये चंद बरस पहले मैं जब पाकिस्तान में था तो एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने मुझे ये किताब गिफ्ट में दी थी, और इस किताब का नाम है द विजडम ऑफ क्राउड्स, यानी हजूम की जो दानिशमंदी होती है वो क्या होती है, द विजडम ऑफ क्राउड्स। वाई दी मैनी आर स्मार्टर, दी मैनी यानी बहुत से लोग जब किसी चीज़ में यकीन करते हैं, दे आर स्मार्टर दैन द फ्यू, एंड हाउ कलेक्टिव जो विजडम है वो ऑपरेट करती है। द विजडम ऑफ द क्राउड इस किताब का नाम है। मैं इसकी लाइंस आपको पढ़ के बताऊं, फिर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये सेंस इसकी क्या है। द विजडम ऑफ क्राउड्स बाय जेम्स सोरोविकी आर्ग्यूज दैट लार्ज ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स कैन ऑफन मेक देयर बेटर डिसीजंस देन अ सिंगल एक्सपर्ट provided certain conditions are met, such as diversity of opinion, independence and a way to aggregate the information। ये कहते हैं कि अगर मुख्तलिफ लोग जो किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, अगर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, यानी वो सब एक दूसरे के कंट्रोल में ना हों, जिस तरह पाकिस्तान में इदारे ही सारे के सारे चैनल्स को, सारे के सारे मीडिया के लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग उस तरह से नहीं है, क्योंकि सारे एक जगह से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है या मजबूर होते हैं एक तरह से सोचने में। लेकिन अगर मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुतारिब ग्रुप्स जो हैं, वो अपना अपना जहन लगा के किसी चीज़ को देखते हैं, तो जिस चीज़ को वो सामने प्रेजेंट करते हैं या जिस नतीजे पे पहुंचते हैं, वो किसी एक या दो सिंगल एक्सपर्ट्स के नतीजे से अमूमन बेहतर होता है। इसमें उन्होंने बहुत सी हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, स्टेटिस्टिकल रिसर्च जो है वो जेम्स सोरोविकी ने कोट किया। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2022 में मैंने कई वीलॉग्स में ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत का जो रिमूवल है, इसका इसराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, बिकॉज इसराइल के इंटरेस्ट मशरक़ वस्ता में है, बहुत दूर हैं। इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से हो सकता है, इसका ताल्लुक अमेरिका ऑफ कोर्स है, ये वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान की फ़ौज और अमेरिका में एक टैसिट अप्रूवल है। और पाकिस्तान में स्पेशली पाकिस्तानी अमेरिकन ने, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हर दफ़ा पाकिस्तानियों ने ये लिखा, खास करके पाकिस्तानी अमेरिकन ने, कि इसका ताल्लुक जो है वो इसराइल से भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान की पोजीशन मुख्तलिफ इशूज़ में ऐसी रही है, और इसका ताल्लुक मशरक़ वस्ता से है, MBS के साथ है, क्योंकि इमरान खान की पोजीशन ऐसी रही है इशूज़ में कि इसराइली उन्हें अपने लिए ख़तरा समझते हैं, डिसअप्रूव करते हैं। अब 2026 के शुरू में इतना कुछ पब्लिश हो चुका है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है और ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि अब हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के रिमूवल में इसराइली इस्टेब्लिशमेंट का एक टैसिट अप्रूवल रहा है। ख़ास करके हम जेफरी एप्स्टीन की जब ईमेल्स देखते हैं जो अपेरेंटली अहद बराक के साथ उन्होंने शेयर किए, और भी जो वाक़यात मशरक़ वस्ता के सारे हुए हैं, और उसमें जो सारा रोल शेप करने की कोशिश है एक ताकतवर लॉबी की तरफ से की जा रही है। तो बहरहाल ये किताब जो है विजडम ऑफ क्राउड्स, इसका मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स का काउंटर आपको एनालिसिस यहाँ पे दे दिया। अब मैं थोड़ा सा अगर इसमें इसको स्टॉप शेयरिंग करके वापस आऊँ और मैं इसके ऊपर आऊँ और मैं आपको थोड़ा सा देखिए, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सोर्सेज भी दिखाऊं और मैं आपको ख़ुद से सोचने पे मजबूर करूं, और यह है कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब फैसला आपको अपना है, मैंने कोई अपना वज़न और फैसला कंक्लूजन जो है वो मैंने किसी साइड पर भी नहीं डाला। मैंने आपको हुक्म जो ऑफिशियल पोजीशन है इस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स की, वो भी मैंने आपको दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे कैसे कहता है कि लोगों ने स्पेकुलेट किया, वो भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्पेकुलेशन की भी एक साइंस है, और जो बहुत ज़्यादा लोग किसी चीज़ में अगर बिलीव करते हैं तो उसकी भी एक लॉजिक होती है, और वो भी प्रोफेसरियली या एकेडमिक लेवल पे उसको भी सपोर्ट किया जाता है। अभी क्विकली हम दोबारा स्क्रीन शेयरिंग करके थोड़ा सा हम देख लें कि प्यारे पाकिस्तान में इस वक्त और ईरान वगैरह के हवाले से दुनिया को चीज़ों को कैसे देखा गया। ये पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का बड़ा अखबार डॉन है, इसकी सबसे नुमाया हेडलाइन ये है, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान एंड दे विल स्टे इन्वॉल्व बट वी आर गोइंग टू डू इट बाय फ़ोन, ट्रंप ऑन ईरान टॉक्स। अब ईरान टॉक्स जो है इस वक्त थोड़ी सी बैकग्राउंड में चली गई हैं प्रेसिडेंट पे हमले की वजह से, और कुछ नई चीज़ हुई भी नहीं है। ये और बात है कि इसराइल मसलसल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है साउथ लेबनान में, और आगे भी कर रहा है, जो उसकी कंट्रोल लाइन है, फॉरवर्ड लाइन है, उससे आगे भी कर रहा है। और अभी भी इसराइल के अखबारों से भी आप देख सकते हैं, अल जज़ीरा से भी देख सकते हैं कि 14 लोग जो हैं, ये 14 से ज़्यादा लोग कम से कम जाँ बहक हुए हैं, और दर्जनों के लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स, और फॉरवर्ड लाइन से
आगे भी 7 जो विलेजेस और गांव हैं उनको इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कह दिया है कि इनको वेकेट कर दें। और ऐसी भी बहुत सी फुटेज हम देख सकते हैं जिसमें इसराइली लोगों के गांव में जो सोलर पैनल्स हैं उनको तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं, पानी की चीज़ों को तोड़ रहे हैं, स्कूलों को तोड़ रहे हैं। वो सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक स्टेलमेट है जब आप ईरान की जंग की तरफ आते हैं। बहरहाल डॉन अखबार ये कहता है कि फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि पाकिस्तान की मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, पाकिस्तान इस प्रोसेस का हिस्सा रहेगा, लेकिन हमें आएंगे नहीं मुलाकात करने के लिए, हम इसको फ़ोन पे करेंगे। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि चूँकि डॉक्टर अब्बास अरगची ओमान से मस्कत से दोबारा पाकिस्तान आए, तो दोबारा स्पेकुलेशन थी कि ईरानी शायद अमेरिकन को ये मौका दे रहे हैं कि अगर आपने हमसे मिलना है तो आप आके इस स्टेज पे हमसे मिल लें। ईरानियन सोर्सेस ने इसके बारे में ना यस किया है ना नो किया है, इसके बारे में ठीक तरह से नहीं समझ सकते कि उन पर इस पर क्या पोजीशन है। लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे सारे पत्ते मेरे पास हैं, शतरंज ज़रूर ईरानी खेल रहे हैं, पत्ते मेरे पास हैं और हम जो है फ़ोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अभी तक की जो सेंस डेवलप हो रही है वो सेंस की डेवलप हो रही है कि बावजूद इसके कि अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में ये मिलिट्री बिल्डअप किया हुआ है और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो इराक के 2003 के हमले के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो इस वक्त पर्शियन गल्फ के आगे पीछे जमा है और एक बाबुल मंदब में भी है जहाँ पे हूतीज़ का ख़तरा है रेड सी के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक नेगोशिएशंस की तरफ जा रही हैं और नेगोशिएशन की प्लांट जिसको डोनाल्ड ट्रंप बिल्डअप कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये जो मैंने हाईलाइटेड लाइंस हैं मैं पढ़ के अगर आपको बताऊं, एक्नॉलेजिंग पाकिस्तान रोल इन द प्रोसेस, ट्रंप सेड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान बिकॉज दे हैव बीन टेरिफिक, दे हैव बीन रियली they have really tried, so we are going to do it by telephone. If Iran want, they can call us, but again they know what has to be done in the agreement. Very simple, they cannot have a nuclear weapon, otherwise there is no reason to meet. ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की तारीफ उन्होंने की कि उन्होंने बहुत कोशिश की है, पाकिस्तान इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन हम वहाँ जा नहीं रहे, ईरानियों को हमसे बात करनी है। तो टेलीफोन भी एक उन्होंने कहा कि ईजाद हुई थी एक चीज़, तो टेलीफोन के जरिए जो है वो हमें बाकायदा उन्होंने कहा एक और जगह उन्होंने कहा कि टेलीफोन भी एक इन्वेंशन थी, ईरानियों को पता होगा, तो ईरानी हमें टेलीफोन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद असल चीज़ ये है, सिंपल मैं कह दूँ सिंपल अल्फाज में, कि दे कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वो जोहरी हथियार नहीं बना सकते और जब तक वो इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे तो देयर इज़ नो रीज़न टू मीट। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ईरानियों की शुरू से पोजीशन ये है, उन्होंने IAEA के साथ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT साइन कर रखा है। उन्होंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, दर्जनों दफ़ा उन्होंने फतवे भी दिलवाए हैं इसके लिए लेट इमाम ख़amenei से कि वो जोहरी हथियार नहीं बनाना चाहते। उन्होंने ओबामा के साथ जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA का एग्रीमेंट किया, उसमें भी उन्होंने लिख के दिया कि हम हथियार नहीं बनाना चाहते। कोई एविडेंस भी नहीं है CIA के पास, अमेरिकन NSA के पास कि वो हथियार बनाना चाहते हैं। कोई इसराइली एजेंसी भी प्रोफेशनल ये नहीं कह रही कि हथियार बनाना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और फिर उन्होंने फरवरी में जो उन्होंने नेगोशिएशंस की ओमान में और जेनेवा में, उसमें भी उन्होंने कंफर्म किया कि हम हथियार नहीं बनाना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो हथियार बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटली अमेरिका को जो सौदा बेचना है, अमेरिका के अवाम को, अपने सपोर्ट बेस को, वो ये है कि देखें बिल आखिर ईरानी बनाना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने ब्लैक एंड वाइट ये कह दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। और ये मेरी वो कामयाबी है जिसे ओबामा नहीं करवा सके 2015 में। और इसमें इन रिटर्न उनको ये चाहिए होगा कि ईरानी उनको कह दें कि 5-10 साल के लिए हम किसी भी किस्म की न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट जो है ज़ीरो करेंगे ही नहीं सिरे से, या 15 साल के लिए नहीं करेंगे। लेकिन इन रिटर्न ईरानी जो चाहते होंगे क्या ट्रंप उनको दे सकेंगे? सारा मसला यहाँ पे फंसा हुआ यहाँ पे जाके। फिर उन्होंने ये भी कहा, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, ट्रंप ऑल्सो रिटरेटेड दैट द वॉर कुड कम टू एन एंड वेरी सून, इंसिस्टिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज गोइंग टू बी वेरी विक्टोरियस। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका ये जंग जीत जाएगा, जंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मैं अभी मज़ीद इसमें ईरानी पर्सपेक्टिव भी आपको शेयर करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो है कि इट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय ट्रंप, और कह रहे हैं कि ईरान ने हमें एक यूनिफाइड प्रपोजल जो है वो हमें ऑफ़र करना है। अब मैं थोड़ा सा ये चीज़ें बंद करूं और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं चीज़ आपको दिखाऊं। ये आप देखें, आपके सामने ईरान का मैंने खोला है, ये प्रेस टेलीविज़न है। फॉर सम रीज़न जो तस्नीम एजेंसी है वो अमेरिका में मुझे बार बार नहीं मिल रही, ब्लॉक अगर अमेरिका में है, इट्स वेरी अनयूजुअल अगर है ऐसे। बहरहाल प्रेस टेलीविज़न की हेडलाइंस हैं ये। मैं मुख्तलिफ पहले आपको हेडलाइन दिखाऊँ, फिर मैं एक हेडलाइन आपको खोल के दिखाता हूँ। ईरान रैम्प्स अप रीजनल डिप्लोमेसी एज एम्बेटल, ट्रंप लुक्स फॉर ऑफ रैम्प। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। ये एनालिसिस ये कहता है कि ईरान गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों में ईरान ने बहुत ही एग्रेसिव सक्सेसफुल रीजनल डिप्लोमेसी भी की है,
जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मसलसल इन टच हैं सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से, या पता नहीं कि गुज़श्ता 48 घंटे में उनकी मजीद बात हुई है कि नहीं। वो इन टच हैं कतर के साथ, वो इन टच हैं ओमान के साथ, वो इन टच हैं, इसमें यूएई का अलबत्ता नाम नहीं है, लेकिन वो तमाम जगहों से इन टच हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि ईरान के, ये एक हेडलाइन है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची जो हैं, जब आप पाकिस्तान से निकल के मंडे मॉर्निंग में वो मॉस्को में होंगे, जहां मॉस्को के फॉरेन मिनिस्टर के साथ वो मुलाकात करेंगे। और इसमें बहुत सी हेडलाइंस हैं। मैं अब इसमें आपको एक हेडलाइन खोल के इसको मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। इसका ताल्लुक बाकर कलीबाफ से है, जो उनकी असेंबली के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जिसका टाइटल है डोंट ब्रैग अबाउट द कार्ड्स। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले ये कहा था कि मेरे पास तमाम कार्ड्स मेरे पास हैं, जिसका मैंने उन्वान अपने वीडियो पर रखा था कि शतरंज के या ताश के कार्ड या पत्ते तो ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं, लेकिन शतरंज खेलना जो है वो पर्शियंस को, ईरानियों को बेहतर आता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये डोंट ब्रैग अबाउट द कार्ड्स। इसको अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं, ये खुल गई है। Kalibov warns US has burned its oil options as Iran holds Strait of Hormuz and major levers in reserve। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सी चीज़ें। उन्होंने एक बहुत अजीबो-गरीब किस्म का ट्वीट किया है, बड़ा मैथमेटिकल किस्म का। ये आप ट्वीट देख सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा है कि दे ब्रैग अबाउट द कार्ड्स, लेट्स सी सप्लाई कार्ड्स इज इक्वल टू डिमांड कार्ड्स। SOH इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पार्टली प्लेड, हमने थोड़ा ही खेला, ज़्यादा नहीं खेला। प्लस BEM बाबुल मंदब अनप्लेड, अभी तक हमने इससे खेला ही नहीं। पाइपलाइंस अनप्लेड, या वो कह रहे हैं 3 हमारे पास कार्ड्स हैं। प्लीज प्लेड एंड डिमांड डिस्ट्रक्शन पार्टी। अब इसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैंने इसको येलो में नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है। ये खुद ही उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है, यानी प्रेस टेलीविजन ने यहाँ पे हमें। द मैसेज वाज इंटरप्रेटेड बाय एनालिस्ट एज अ काम फैक्चुअल वार्निंग टू द यूनाइटेड स्टेट पॉलिसी मेकर्स, डू नॉट मिस्टेक टेम्पररी मार्केट मैनूवर्स फॉर रियल स्ट्रेंथ, व्हाइल फॉर इस्लामिक रिपब्लिक हैज ओनली पार्शली activated its options, including the Strait of Hormuz, the Bab el-Mandeb Strait and key pipeline routes to the United States has already burned through the। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली तौर पे ये ट्वीट का मतलब क्या है। इस ट्वीट का मतलब यह है कि देखें, अमेरिका को बहुत ज़्यादा गरूर नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने पार्शली तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से खेला है, हमने सप्लाई जाने दी है, हमने कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो ये आप कार्ड्स की बात ना करें, हमारे पास बहुत कार्ड्स हैं। हमने अभी तक बाबुल मंदब से रेड सी के नीचे, जहाँ से सऊदी अरब का सारा तेल यूरोप के लिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लिए निकलता है, हमने अभी खेला ही नहीं है। 12-14% वहाँ से तेल निकलता है। फिर उन्होंने कहा कि पाइपलाइन, तीसरी चीज़, हमने खेला ही नहीं है। अब वो ये बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब अमारात की पर्शियन गल्फ़ के ऊपर जो पाइपलाइंस हैं, इसको डिस्ट्रॉय करना कोई बहुत सा मुश्किल काम थोड़ा है। मतलब इसको चंद मिसाइल्स ही की तो बात है कि ये पाइपलाइन भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। ये वार्निंग उन्होंने यहाँ पर अमेरिका को दी है। और यहाँ पर मैं इसको अब हाँ, मैं इसको एक दोबारा आपसे अपील करना चाहता हूँ, और उस अपील के लिए मैं वापस इस पर जा रहा हूँ। देखें, यहाँ शायद बंद हो गया है, ठीक, चले स्टॉप शेयरिंग करते हैं। देखें, मैं आपसे आखिर में सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटरव्यूज़ मैं इंग्लिश में करता हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपना पिछला व्लॉग भी नहीं कर सका। इंटरव्यू प्लान करना, लोगों से रिक्वेस्ट करना, उसे अरेंज करना, उसके बाद उसको एडिट करना। और इस इंटरव्यू के लिए बाज़ लोगों ने लिखा जी आपने उनको बोलने नहीं दिया। भाई आप अजीब बात कर रहे हैं। लेथ मारूफ का इंटरव्यू करना ही उसमें बड़ी बोल्डनेस है, बिकॉज लेथ मारूफ का इंटरव्यू करने की हर जगह इजाज़त नहीं है, ठीक है ना। उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। और एक पैलेस्टीनियन दानश्वर को लाना, जो कि जिसके एक्टिवली ज़ायनिस्ट लॉबीज़ उसके ख़िलाफ़ काम करती हूँ, इसमें खासी मेहनत और ख़ासी एहतियात की ज़रूरत है, जिस वजह से मुझे 2 दफ़ा इस इंटरव्यू को देखना भी पड़ा, मुझे कंसल्ट भी करना पड़ा लीगल माइंड्स के साथ, और फिर मैंने इसको रिलीज़ किया। लेकिन बदकिस्मती से उसे सिर्फ 13-14 हज़ार लोगों ने अभी तक उसको देखा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे देखें। मैंने आपको उसकी इमेजेस वगैरह दिखाएं, मुझे अपना फीडबैक और कमेंट इसके ऊपर दें। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।